अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द नॉलेज विजिटरी। आज हम इस वीडियो में CSS एम्पैथी 2024 डिस्कस करेंगे जो कि नवंबर 2023 में हुआ था। ये सारे क्वेश्चंस पेपर पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आपका FPSC का पेपर है, PPSC का पेपर है या किसी भी और कैटेगरी का पेपर है, तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन विद आंसर्स देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसिव ब्लीडिंग इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, अगर आपकी कोई कट लग जाता है और आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकती, तो वो ब्लीडिंग किस विटामिन की कमी की वजह से होती है, तो वो विटामिन के की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। द मोस्ट कॉमन गैस दैट इज़ फाउंड इन द एयर टू ब्रीथ इज़ कॉल्ड। तो हवा में जो सबसे ज़्यादा मिकदार में गैस मौजूद होती है और जो हमारे सांस लेने के लिए भी यूज़फुल है, तो उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। द वोल्टेज सिग्नल विच इज़ जनरेटेड बाय माइक्रोफोन इज़ कॉल्ड। तो माइक्रोफोन से कौन सा वोल्टेज सिग्नल जनरेट होता है, तो उस वोल्टेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोलते हैं। माइक्रोफोन के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम वन पेपर MCQs के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर लेते हैं कि माइक्रोफोन जो है साउंड वेव को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो ये पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंट पेपर्स में ये क्वेश्चन बार बार आता है और फ्यूचर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता रहेगा। तो सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। वट इज़ आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट वोल्टेज हमेशा उसके इनपुट वोल्टेज से बड़ा होता है। अब यहाँ पे हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में डिफरेंस मालूम कर लेंगे कि जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है वहाँ पे उसका वोल्टेज 220 वोल्टेज से लेके 11,000 वोल्टेज तक बढ़ जाता है। और जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है जिसमें हमारा आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से हमेशा छोटा होता है, उसमें जो है वो हमारा वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है, यानी कम हो जाता है। तो वो क्या होता है कि अगर 220 वोल्टेज हमने दिया है एज एन इनपुट वोल्टेज, तो उसका 110 वोल्टेज एज अ आउटपुट वोल्टेज निकलेगा। इसी तरह से 24 वोल्टेज भी निकल सकता है, 20 वोल्टेज भी निकल सकता है, या उससे छोटा भी निकल सकता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ इज। तो वो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नाम है रेडियो वेव्स। विच गैस इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग। तो वेल्डिंग में हम दो गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, एक होता है ऑक्सीजन और दूसरा होता है एसिटोलिन। द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ रेडिएशन इज। तो जो सबसे ज़्यादा डेंजरस टाइप ऑफ रेडिएशन है, उस रेडिएशन का नाम है गैमा रेडिएशन। मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी विदाउट एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन इज ड्यू टू। तो जब ज़मीन की जरखेज़ी किसी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन को ऐड किए बगैर किसकी वजह से होती है, वो माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। Nano composite materials are useful in food industry as they prevent packaged food from damage due to। तो जो नैनो composite materials हम यूज़ करते हैं पैकेज फूड में, तो वो किस चीज़ से प्रिवेंट करता है पैकेज फूड को, तो वो पैकेज फूड को हीट से प्रिवेंट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब पेपर में ये 4 स्टेटमेंट्स दी हुई थी और उनमें से पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। हम वन बाय वन स्टेटमेंट को देख लेते हैं। मैंने फोर्थ वाले को हाईलाइट भी किया हुआ था, फोर्थ वाला जो है करेक्ट आंसर था। लेकिन हम तीनों स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं ताकि अगर ये स्टेटमेंट्स पेपर में आती हैं तो हमें इसके आंसर सही से पता हों। तो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है कि वाटर स्ल्यूबल वाइटामिन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। तो ये स्टेटमेंट इज करेक्ट कि वाटर स्ल्यूबल वाइटामिन्स जो होते हैं वो बॉडी में स्टोर नहीं किए जा सकते हैं। इसी तरह से जो फैट स्ल्यूबल वाइटामिन्स हैं वो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। और उसके अलावा बॉडी कैन एब्जॉर्ब मोर ऑफ फैट स्ल्यूबल वाइटामिन देन रिक्वायर्ड। तो हमारी जो बॉडी है वो
ज़रूरत से ज़्यादा फैट सॉल्यूबल विटामिन को एब्ज़ॉर्ब कर सकती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट थी, तो इसका राइट आंसर वाज़ ऑल ऑफ दीज़, जो कि डी था। हमारा अगला क्वेश्चन है, which global agreement signed in 2015 aim to limit global warming to well below 2 degrees Celsius above प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स? तो वो कौन सा ग्लोबल एग्रीमेंट था जो कि 2015 में साइन किया गया था, और उसमें ये डील की गई थी कि जो है ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाया जाएगा। तो उस एग्रीमेंट का नाम है द पेरिस एग्रीमेंट, जो कि 2015 में हुआ था। Which international organization or group is responsible for the implementation of 3W initiative? तो वो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 3W इनिशिएटिव, जो कि एक प्रोग्राम का नेम है, उसको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबल है? तो उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूएन, यानी यूनाइटेड नेशंस। The Regional Comprehensive and Economic Partnership RCEP is a free trade agreement among the nations of। तो Regional Comprehensive and Economic Partnership, जिसे हम RCEP कहते हैं, वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो जो किन नेशंस के दरमियान हुआ है? तो ये एग्रीमेंट आसियान नेशंस के दरमियान हुआ है। अब आसियान के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि आसियान क्या है। आसियान एक 10 मेंबर्स की एसोसिएशन का नाम है, और आसियान की फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब एक स्लाइड पे मैंने क्वेश्चंस के अलावा जो एडिशनल डिटेल्स ऐड की हैं, वो प्रीवियस पेपर में पूछी जाती रही हैं, इसीलिए मैंने उसको उसी स्लाइड पे ऐड कर दिया है, ताकि आपकी एक तरह से रिवीजन भी हो जाए, और अगर अपकमिंग एग्ज़ाम में उनमें से कोई पेपर क्वेश्चन आता है तो आपको वो क्वेश्चन याद हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, द AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय। तो AIIB जो कि एक बैंक का नेम है, उसे चाइना ने इस्टेब्लिश किया था। अब AIIB जो है वो फंक्शनल 2016 में हुई थी, और इसे चाइना के लीडर शी जिनपिंग ने स्टार्ट किया था। एक्चुअली चाइना ने ये बैंक वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कंपटीशन में स्टार्ट किया था। वट डज द ITUT अलायंस स्टैंड फॉर? अब ITUT का क्या मतलब है? ITUT का मतलब ये है कि आई से जो कंट्री स्टार्ट होते हैं वो भी दो हैं, और जो यू से कंट्री स्टार्ट होते हैं वो भी दो हैं। अब इन कंट्रीज़ का नाम है इंडिया, इसराइल एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट। अब इंडिया और इसराइल आई से स्टार्ट होते हैं, UAE और US यू से स्टार्ट होते हैं, तो इससे बन जाता है I2U2। व्हाट डज कैरिकॉम स्टैंड फॉर? अब जैसे हमने आसियान का देखा था, इसी तरह से कैरिकॉम भी एक रीजनल कॉरपोरेशन का नाम है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है कैरिबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट। अब ये किन कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो मुआहदा किया गया था? ये 1973 में बनाया गया था, और उसमें 20 नेशंस शामिल हैं, जबकि आसियान की जो हम बात कर रहे थे उसमें 10 नेशंस शामिल हैं। व्हाट डज बीका स्टैंड फॉर? तो बीका का मतलब है द बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। अब बीका के बारे में और डिटेल, अब अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप वीडियो रोक के ये सारी डिटेल पढ़ सकते हैं, और बीका के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सोलर एनर्जी इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ। तो सोलर एनर्जी कौन सी शक्ल में रेडिएट होती है? तो सोलर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में रेडिएट होती है। ड्रम प्रिंटर्स बिलोंग टू विच टाइप ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी? तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स, जिसमें से एक ड्रम प्रिंटर भी है। तो ड्रम प्रिंटर कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू लाइन प्रिंटर। हाउ डू साइंटिस्ट नो दैट द अर्थ कोर इज मेड ऑफ मेटल? तो साइंसदानों को ये कैसे पता चला था कि अर्थ की जो कोर है वो मेटल से बनी हुई है? यू नो वेरी वेल कि देयर आर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ, जिसमें से सबसे इनर जो है कोर, उसको कोर बोलते हैं, तो वो मेटल से बना हुआ है। तो इस तरह से पता चला था कि जो अर्थ की दूसरी लेयर की डेंसिटी है वो बहुत कम है उसकी प्लानेट की ओवरऑल डेंसिटी से। तो इससे ये पता चला था
कि जो अर्थ का कोर है वो मेटल से बना हुआ है, तो क्योंकि मेटल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। मशीन लर्निंग इज़ अ सब एरिया ऑफ, तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब एरिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होता है, वो सोर्सेज जिससे बिजली बार बार बनाई जा सकती है, वो कौन से सोर्सेज हैं। जितने भी ऑप्शन से वो सारे उसमें से करेक्ट थे, तो उसका राइट आंसर डी था, जो कि ऑल ऑफ दीज था। तो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स में ऐड होते हैं। इसमें सोलर एनर्जी, विंड, फॉलिंग वाटर, द हीट ऑफ द अर्थ जिसे जियोथर्मल भी बोलते हैं, प्लांट मटेरियल जिसे बायोमास बोलते हैं, वेव्स, ओशन करंट्स, टेम्परेचर डिफरेंसेस इन द ओशंस एंड द एनर्जी ऑफ द टाइड्स, ये जितने भी सोर्सेज हैं ये सारे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। हु रोड द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान, तो ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने लिखी थी। हु इज़ पाकिस्तान डिप्लोमेट टू द यूएन, तो पाकिस्तान डिप्लोमेट जो कि यूएन में गया हुआ है, उस डिप्लोमेट का नाम है मुनीर अकरम। व्हाट इज़ बोगरा फार्मूला, तो जितने भी ऑप्शन है उसमें से कोई भी उसका राइट आंसर नहीं था, तो उसका राइट आंसर डी था, जो कि नन ऑफ दीज था। तो बोगरा फार्मूला के बारे में हम देख लेते हैं कि जो कि मोहम्मद अली बोगरा ने एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजल दिया था, उसमें मोहम्मद अली बोगरा ने ये कहा था कि नेशनल असम्बली की 300 सीट्स होंगी और सेनेट की 50 सीट होंगी, और जितने भी 5 प्रोविंसेस हैं उसमें से इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। तो ये था बोगरा फॉर्मूला, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल था। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन चाइनाज पीस पॉलिसी ऑन द रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, तो रिसेंटली अभी चाइना की जो पीस पॉलिसी है उसने रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी डिस्कस किया है, तो उसके कितने पॉइंट थे, तो उसके 12 पॉइंट शामिल थे। वट इज़ मीनिंग ऑफ मसंद, तो मसंद का मतलब होता है सॉलिड एविडेंस सपोर्ट। इन ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो मसंद को डिफाइन करते हैं। वट इज़ मीनिंग ऑफ मसनंद, और मसनंद का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है तख्ता यानी थ्रोन। हज़रत उस्मान डिड नॉट टेक पार्ट इन गज़वा ड्यू टू, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने गज़वा में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो वो क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की बीवी थीं, वो उस गज़वा के दौरान बीमार थीं, इस वजह से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस गज़वा में शिरकत नहीं की थी। और वो कौन सा गज़वा था, वो गज़वा बदर था। हु परफॉर्म द कंपाइलेशन प्रोसेस आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद डिमाइस, तो हज़रत वसल्लम के वसाल के बाद कुरान पाक की कंपाइलेशन किसने की करवाई थी, तो कुरान पाक की कंपाइलेशन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने करवाई थी। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कहा था कि वो कुरान मजीद को कंपाइल करे। इन विच नबवी ईयर डिड हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इम्ब्रेस इस्लाम, तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 5th नबवी में इस्लाम कबूल किया था। व्हाट डज़ कुरान मीन इन लैटिन, तो कुरान का मतलब होता है रिसाइट, जो जिसका मतलब है तिलावत करना। हु इज़ ऑथर ऑफ द नोवेल आग का दरिया, तो आग के दरिया के मुसन्नफ़ का नाम है कुरातुलैन हैदर। वट इज़ मीनिंग ऑफ इसमें जामेद, तो इसमें जामेद वो वाले नाम होते हैं विच इज़ नॉट ड्राइड फ्रॉम एनी रूट एंड फ्रॉम विच नो वर्ड इज़ राइव, यानी वो वाले नाम जिससे ना तो कोई और नाम बन सकता है और ना वो खुद किसी और नाम से बने हुए हैं, तो ऐसे नेम इसमें जामेद बोलते को कहते हैं। इन विच ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड डिड बैत उकबा टेक प्लेस, तो नबूवत के कितनवें साल बैत उकबा का वाक़या पेश आया था, तो नबूवत के 11वें साल बैत उकबा का वाक़या पेश आया था।
इन विच बुक ऑफ अलामा इकबाल्स पोएम तुलुए इस्लाम इंक्लूडेड? तो अलामा इकबाल की पोएम तुलुए इस्लाम कौन से बुक में शामिल है? तो तुलुए इस्लाम इज इंक्लूडेड इन द बुक बांगे दरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइलैंड अस्तोला आइलैंड है जो कि बलूचिस्तान में वाक़या है, और इस अस्तोला आइलैंड को जज़ीरा हफ्त तलार भी बोलते हैं। हु साइंस द समरी ऑफ द अपॉइंटमेंट टू द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन पाकिस्तान? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इन पाकिस्तान की जो चीफ जस्टिस है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की में मौजूद चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करता है। As of 2023, पाकिस्तान इज इंक्लूडेड इन द रोस्टर ऑफ फैटफ। तो 2023 में पाकिस्तान फैटफ के कौन से रोस्टर में शामिल था? फैटफ के 3 रोस्टर होते हैं जिसमें होता है ब्लैक, ग्रे एंड वाइट। तो जो पाकिस्तान पहले ग्रे लिस्ट में शामिल था, लेकिन 2023 में पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में शामिल कर दिया गया था, जो कि एक अच्छा साइन था। The Muslim League observed Direct Action Day on August 16, 1946, which led to communal violence in। तो मुस्लिम लीग ने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया था, जिसकी वजह से कोलकाता में कम्युनल वायलेंस हुआ था। What term describes the use of information warfare, disinformation and other mean to manipulate and undermine the influence of other countries? अब एक टर्म यूज़ की जाती है जिसमें सॉफ्ट पावर्स का इस्तेमाल करके दूसरी कंट्रीज़ को हार्म पहुंचाया जाता है। इसमें हैकिंग भी आ जाता है, इसमें डिफरेंट सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह भी आ जाता है। तो इस तरह के टर्म का क्या नाम है? इस टर्म को सॉफ्ट पावर भी बोलते हैं और इसको हाइब्रिड वॉर भी बोलते हैं, जिसमें हम किसी असले का इस्तेमाल नहीं करते और ना किसी का जानी नुकसान होता है। ये एक वॉरफेयर होती है जिसमें सॉफ्ट पावर्स का इस्तेमाल करके दूसरी कंट्रीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वॉज अपॉइंटेड एज। तो इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन अपॉइंट किया गया था। मुजीबुर रहमान प्रेजेंटेड हिज 6 पॉइंट्स इन। तो मुजीबुर रहमान ने अपने 6 पॉइंट्स 1966 में प्रेजेंट किए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, G2 और ग्रुप ऑफ टू इज एन इनफॉर्मल डिप्लोमेसी बिटवीन। तो G2 और ग्रुप ऑफ टू किन दो कंट्रीज के दरमियान इनफॉर्मल डिप्लोमेसी है? तो ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान इनफॉर्मल डिप्लोमेसी है। Which country hosted the regular meeting of SCO Foreign Ministers Council in 2023? तो SCO Foreign Minister Council जो कि 2023 में हुआ था, उसे किस कंट्री ने होस्ट किया था? उसे बिश्कीक किर्गिज़िस्तान ने होस्ट किया था। बिश्कीक इज़ द सिटी ऑफ किर्गिज़िस्तान। वाई डज पाकिस्तान ज्वाइन एससीओ? तो पाकिस्तान ने शंघाई कोऑपरेशन को क्यों ज्वाइन किया था? तो पाकिस्तान ने शंघाई कोऑपरेशन को इसलिए ज्वाइन किया था कि ट्रेड और रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए। द लीलन प्राइज वॉज अवॉर्डेड इन पाकिस्तान टू। तो लीलन प्राइज किस पाकिस्तान हस्ती को दिया गया है? तो देयर इज़ द ओनली वन हु इज़ फैज़ अहमद फैज़, जिसे लीलन प्राइज दिया गया है। और लीलन प्राइज़ कब दिया गया था? ये 1962 में फैज़ अहमद फैज़ को दिया गया था। वट इज़ द टाइटल शेखुल नबीन एसोसिएटेड विद? तो शेखुल नबीन इज़ एसोसिएटेड विद द पर्सनैलिटी ऑफ अब्दुल कदीर गिलानी। अब्दुल कदीर गिलानी का टाइटल ही शेखुल नबीन है। In which range is the सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड? तो सियाचिन ग्लेशियर कराक्रम रेंज में वाक़या है एंड सियाचिन ग्लेशियर इज़ द बिगेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा कराक्रम रेंज में दूसरे ग्लेशियर्स भी मौजूद हैं। उन ग्लेशियर का नाम है हिस्पर चोगो लंगमा,
बराल्दो, ब्याफो, बालतोरा और जो है सियाचन, ये सारी ग्लेशियर कराकोरम रेंज में मौजूद हैं। The Belt and Road Initiative BRI consists of two main components, the Silk Road Economic Belt and the other one. अब जो द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक चाइना की पॉलिसी है जिसमें पूरे रीजन को बाय रोड कनेक्ट करने की एग्रीमेंट किया गया है। इसमें दो कंपोनेंट शामिल हैं, एक तो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट शामिल है, तो दूसरा जो है कंपोनेंट वो कौन सा है, दूसरा कंपोनेंट है 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। When was the Made in China 2025 स्ट्रेटेजिक प्लान इनिशिएटेड? तो चाइना ने एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया था जिसका नाम था मेड इन चाइना 2025, जो कि 2015 में बनाया गया था। The Djibouti is strategically located at the mouth of which sea? तो Djibouti कौन से समंदर के किनारे पर वाक़या है? तो ये रेड सी के किनारे पर वाक़या है। The Horn of Africa is located in which part of the African continent? तो Horn of Africa अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ईस्ट अफ्रीका में मौजूद है। The Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) formally came to an end in? तो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे सीटो भी बोलते हैं वो 1977 में ख़त्म कर दी गई थी। How many members of the National Assembly must sign the notice of no confidence for it to be valid? तो पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मोशन की वैलिडेशन के लिए कितने परसेंट नेशनल असेंबली के मेंबर का साइन होना ज़रूरी है? तो कम अज़ कम 20% मेंबर्स के साइन नो कॉन्फिडेंस मोशन की वैलिडेशन के लिए ज़रूरी है। Which country made the most investment in Africa in 2023? तो 2023 में अफ्रीका में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यूएस ने की हैं। Who wrote आनंदी? तो आनंदी को गुलाम अब्बास ने लिखा है। Which important shipping lane connected the Arabian Sea to the Persian Gulf, passes through Pakistani waters and is vital for international trade? तो वो कौन सी शिपिंग लेन है जो कि अरेबियन सी को पर्शियन गुल्फ से मिलाती है और ये पाकिस्तानी वाटर से भी गुजरती है, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत ज़रूरी है। उस शिपिंग लेन का नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। स्ट्रेट के बारे में भी मेरी एक कंप्लीट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको स्ट्रेट के बारे में भी कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। Which US military operation in 2011 resulted in the death of उसामा बिन लादेन in पाकिस्तान? तो उस यूएस मिलिट्री ऑपरेशन का क्या नाम था जिसमें उसामा बिन लादेन की डेथ हुई थी? उस यूएस मिलिट्री ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नेपचून स्पेयर, जो कि 2011 में हुआ था। Which Pakistani diplomat served as the president of UNGA? उस पाकिस्तान डिप्लोमेट का नाम क्या है जिसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के तौर पे भी सर्व किया है? तो वो एक ही पाकिस्तानी डिप्लोमेट है जिसने यूएनजी के प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व किया है। उस पाकिस्तानी डिप्लोमेट का नाम है मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान। मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान इज़ नॉट ओनली द पर्सन जिसने प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए के तौर पर सर्व किया है, बल्कि वो एक ऐसा पर्सन है जिसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के तौर के प्रेसिडेंट के तौर पर भी सर्व किया है। What is the length of Baltoro Glacier, making it one of the largest and longest glacier outside the polar region? तो बालतोरो ग्लेशियर की लेंथ कितनी है? क्योंकि बालतोरो ग्लेशियर एक ऐसा ग्लेशियर है जो कि पोलर रीजन्स के बाहर सबसे बड़ा और लंबा ग्लेशियर है। तो बालतोरो ग्लेशियर की लेंथ 63 किलोमीटर है। अब पेपर में शायद 62 था या 64 था, तो 63 का ऑप्शन नहीं था, लेकिन इसकी करेक्ट जो लेंथ है वो 63 है। तो आप नियर बाई लेंथ को भी आप उसको कंसीडरेट कर सकते हैं। तो अगर तो 62 था वो भी ठीक था, अगर 64 था वो भी ठीक था।
अच्छा, ये कुछ सिनोनिम भी पेपर में पूछे गए थे, ये काफ़ी प्रोनंसिएशन इनकी डिफ़िकल्ट है, तो आप वीडियो को रोक के इनको देख भी सकते हैं कि कौन-कौन से सिनोनिम वर्ड्स आए थे। इसी तरह से एंटोनिम भी पूछे गए थे, ये सारे वर्ड्स एंटोनिम के तौर पे पूछे गए थे, आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ के क्वेश्चन आए हुए थे, मैथ के भी कुछ क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हुए हैं, तो जो मैथ एक्सपर्ट हैं वो उसको कर सकते थे, तो आप खुद भी इसको सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हैं। एक ये मैथ का जो है क्वेश्चन था, देन ये वाला मैथ का क्वेश्चन था, ये जो है रिलेशन वाला क्वेश्चन था कि बी इज़ मदर ऑफ ए एंड सी इज़ मदर ऑफ बी, डी इज़ सिस्टर ऑफ बी एंड ई इज़ सन ऑफ डी। तो हमने ई और ए का आपस में रिलेशन बताना था, तो उसका रिलेशन कज़न बनता था। आप खुद से भी इसको ये जो है वो जनरल क्वेश्चन है, तो आप खुद से भी इसको सोच के जो है आपको ये रिलेशन वाले क्वेश्चन हो सॉल्व हो जाते हैं इजीली। फिर मैथ का एक ये वाला क्वेश्चन था जिसका राइट आंसर भी नहीं मेरे से निकला, और एक ये वाला टेम्परेचर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर था -3.8 डिग्री सेल्सियस। देन एक ये वाला क्वेश्चन था मैथ का, और देन ये एक सीक्वेंस पूछी गई थी 11, 20, 35, 56 और 83 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो वह 116 आता था, तो 116 वॉज द राइट आंसर। देन दिस क्वेश्चन वॉज देयर, और एक ये भी क्वेश्चन मैथ के पोर्शन में पूछा हुआ था। तो ये थे कंप्लीट क्वेश्चंस जो कि सीएसएस एमपीटी में पूछे गए थे, और इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर पास पेपर्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स के भी एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं जो कि आपके वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आपके वन पेपर एमसीक्यूज़ की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।